नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे कालाबाजारी और जमाखोरी के एक्ट के बारे में, और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता और कानून के जानकार, बेहतर जानकार नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, तो नवीन जी इस विषय के बारे में तफसील से आपको जानकारी देंगे और आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला और आवश्यक सवाल नवीन जी आपसे यही कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्या है? जी, देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में पारित किया गया था, ये एक ऐसा कानून है जो किसी भी व्यापारी को या दुकानदार को आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और कालाबाजारी से रोकता है। हाल ही में जैसे कोविड का टाइम जब चल रहा था, तो केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित किया था और इसको अधिसूचित भी किया गया था आवश्यक वस्तुओं की सूची में। बाद में जब कोविड समाप्त हो गया तो इसको वापस से हटाया भी गया था लिस्ट से। तो जो भी आवश्यक वस्तु इस कानून के तहत घोषित किया जाता है, उस आवश्यक वस्तु को कोई भी व्यापारी या दुकानदार सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए और डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप को क्रिएट करने के लिए किसी भी सामग्री का अनावश्यक भंडारण नहीं कर सकता है। ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगाता है ये कानून और ये सुनिश्चित करता है कि जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी जो सप्लाई है वो लगातार बनी रहे, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? देखिए, इस अधिनियम के जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं, जनता को कुछ बुनियादी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन, उनका वितरण, आपूर्ति एवं व्यापार वाणिज्य को नियंत्रण का अधिकार देने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था। यह अधिनियम ऐसे समय में बनाया गया था जब देश खाद्य संकट से जूझ रहा था। तत्कालीन भारत जो है उस समय अपनी खाद्य जरूरतों की पूर्ति के लिए आयात और दूसरे देशों से सहायता के ऊपर निर्भर था। जैसे कि अमेरिका से गेहूं का आयात किया जाता था उस समय, और भारत की काफी निर्भरता थी दूसरे देशों के ऊपर। अतः जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यक जिस प्रकार की वस्तुएं हैं उनकी जमाखोरी न हो और इनकी निरंतर आपूर्ति बनी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए इस नियम को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार जो है वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने की शक्ति भी ये अधिनियम प्रदान करता है सरकारों को। देश में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी ये कानून लाया गया था। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये भारत सरकार का वो अंग है जो कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत स्थिर रखने की कोशिश करती है, और ये अधिकार भी इस मंत्रालय को इस अधिनियम के तहत ही मिलता है। जी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं का कोई अनावश्यक भंडारण न हो सके, इस पर रोक लगाना और कालाबाजारी को रोक लगाना, ये इसके लक्ष्य और उद्देश्य थे। ठीक है सर, ये बताइए कि भारत में आवश्यक वस्तुएं क्या है? देखिए, जो आवश्यक वस्तु है ये कई फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि देश की आर्थिक स्थिति, मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, इन सब के आधार पर आवश्यक वस्तुओं की जो सूची है उसको बदला जा सकता है।
केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर इस सूची में बदलाव करने की शक्ति प्रदान की गई है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो है पेट्रोलियम और इसके उत्पाद जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सॉल्वेंट्स, नफ्ता इत्यादि। इसके अलावा खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, बीज, सब्जियां, दालें, धान, गन्ना इत्यादि, और गन्ने के जो उत्पाद होते हैं जैसे खांडसारी और चीनी इत्यादि, जूट और कपड़ा, उर्वरक, हैंड सैनिटाइजर और मास्क, इन सब वस्तुओं को जो है आवश्यक वस्तुओं की सूची में रखा गया है। और आवश्यकता पड़ने पर चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस सूची में अन्य वस्तुओं को भी जोड़ सकता है या उनको हटाया भी जा सकता है। जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम सर 1955 के तहत सजा का क्या प्रावधान है? जी, देखिए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और जो कालाबाजारी रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम है, इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी करता है या अनावश्यक रूप से भंडारण करता है किसी भी उत्पाद का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराधी को 7 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। वही यदि हम जो कालाबाजारी रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम है, इसकी अगर बात करें तो इस कानून के अंदर 6 महीने तक की हिरासत की सजा का प्रावधान किया गया है। जी, सर अधिक कीमतों की शिकायत आखिर कहाँ की जा सकती है? जी, देखिए, यदि कोई भी दुकानदार किसी भी आवश्यक वस्तु को उसके अधिकतम खुदरा मूल्य से ऊपर के भाव में यदि विक्रय कर रहा है, तो उपभोक्ता इसके खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो कि 1800111400 है, इसके ऊपर फोन करके भी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन consumerhelpline.gov.in ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर के भी किया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों की जो मंत्रालय है उसकी वेबसाइट consumeraffairs.nic.in या dsAdmin.ca@nic.in इस पर भी कर सकते हैं। यदि ईमेल के जरिए कोई व्यक्ति शिकायत करना चाहता है तो consumerhelpline.gov.in पर जाकर के वहां से भी जो है ईमेल आईडी प्राप्त किया जा सकता है और उस पर खरीदी हुई जो भी वस्तु है उसकी रसीद, ऑडियो, वीडियो या क्लिपिंग के साथ ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति फोन के जरिए शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर के जो है ये 2 नंबर है, एक तो 1800111400, दूसरा 14404। इस पर भी फोन करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा एसएमएस के जरिए वो भी सुविधा उपलब्ध है, एसएमएस करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो तमाम ऑप्शंस हैं, चाहे वो टेलीफोन के द्वारा हो या एसएमएस के द्वारा हो, ईमेल या वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन कंप्लेंट, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका उपयोग करते हुए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जी सर, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग यानी कि कालाबाजारी में क्या फर्क है? जी, देखिए, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग यदि अर्थशास्त्र के तहत हम परिभाषा को देखें तो जमाखोरी का मतलब ये होता है कि किसी भी विशेष बाजार से संबंधित कोई उत्पाद जो है उसकी बड़ी मात्रा में खरीद करना और उसका भंडारण करना, ताकि जो सप्लाई में कमी उत्पन्न हो जाए, और जब कमी उत्पन्न हो जाती है तो उस समय कीमतें बढ़ा करके उसी वस्तु को काफी बड़े मुनाफे के साथ में विक्रय करना, इसको ये जमाखोरी होता है।
आमतौर पर जो भी जमा किए गए उत्पाद होते हैं, अ, उसमें जो है धन, सोना या सार्वजनिक प्रतिभूतियां, इस प्रकार की जो है उत्पाद शामिल होते हैं। साथ ही ईंधन और दवा, ये भी महत्वपूर्ण सामान है जो कि जिनकी जमाखोरी की जा सकती है। मुख्य रूप से संसाधनों की जमा जब की जाती है ना, तो वहां पर जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जमा उसका अनावश्यक रूप से भारी मात्रा में भंडारण करके उससे अप्रत्याशित लाभ कमाया जाए। तो ये चीज जो है जब अप्रत्याशित लाभ कमाने के उद्देश्य से भंडारण किया जाता है और अप्रत्याशित लाभ कमाया जाता है, तो ये ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है ना। जी। कालाबाजारी जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सरकारी एजेंसियों की पहुंच से बाहर रखने का भी एक प्रयास होता है, ताकि सरकार भी जो है ऐसी वस्तुओं का आपूर्ति न कर सके समय पर और जनता परेशान हो, क्योंकि जनता जब तक परेशान नहीं होगी अप्रत्याशित लाभ नहीं उठाया जा सकता है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले नवीन जी, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। अब ये बताएं कि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कैसी कार्रवाई हो सकती है? नेहा जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 में यदि हम देखें तो इसमें प्रावधान है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, उनकी आपूर्ति, वितरण इत्यादि पर नियंत्रण करने और उसे जब्त करने का अधिकार सरकारों के पास होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ही क्यों ना हो। कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अनुरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधा पहुंचाने से रोकने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए जेल भेजा जा सकता है ना। और कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अनुरक्षण के लिए जो दायित्व है, इसको उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऊपर सौंपा गया है। चाहे वो 1955 का अधिनियम हो या 1980 का अधिनियम हो, ये दोनों अधिनियम उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और इन्हें बेईमान व्यापारियों और जमाखोरों द्वारा शोषण से बचाने के क्रम में लागू किए गए थे। तो वे सारे कदम सरकारें उठा सकती हैं, जैसे कि रेगुलेट करना, प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, उसका सप्लाई किस तरीके से किया जाएगा, लाइसेंसिंग, परमिट, ये सारे प्रावधान जो है बनाए गए हैं, जिसके तहत सरकारों के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिससे कि सरकारें कंट्रोल कर सकती हैं कि किसी भी वस्तु का ना तो ब्लैक मार्केटिंग हो सके और ना ही उसकी जमाखोरी की जा सके। जी सर, सरकार के पास क्या शक्तियां हैं और वो जैसे आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से बाधित होने से उसे कैसे रोकें? देखिए, सरकार के पास में जो शक्तियां हैं, हाँ, ये काफी सारी हैं, है ना। 1955 के एक्ट को यदि हम देखें तो उसके अंदर आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, उनका सप्लाई, उसका वितरण, इन सबको रेगुलेट करने की जो शक्ति है वो सरकार के पास में होती है। अब इसके लिए सरकारें जो है आवश्यकता अनुसार निर्देश या आदेश पारित कर सकती हैं, जिससे कि जो भी उत्पादन है या सप्लाई है उसको जो है रेगुलेट किया जा सके। साथ ही साथ यदि सरकारों को ऐसा लगता है कि किसी उत्पाद की मांग ज्यादा है लेकिन हमारे यहाँ उत्पादक बहुत कम है, तो सरकारों के पास में ये शक्तियां भी होती हैं कि वे नए लाइसेंस जारी करें, ताकि नए जो है फैक्ट्री वो प्रोडक्शन कर सके एसेंशियल कमोडिटी की। उसके अलावा स्टोरेज परमिट्स इशू करना, ताकि
उस पर नजर रखी जा सके कि यदि कोई व्यक्ति किसी उत्पाद का भंडारण कर रहा है तो कहीं अनावश्यक भंडारण तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भी जो है लाइसेंसिंग और परमिट, ये दोनों शक्तियां जो है ये काम आती हैं। जी। साथ ही साथ मूल्यों को कंट्रोल करने की शक्ति भी जो है सरकारों के पास होती है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं वे उचित मूल्य पर जनता को प्राप्त होती रहे। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग किस लेवल तक कोई भी व्यापारी कर सकता है या किसी भी उत्पाद को किस मात्रा में भंडारण किया जा सकता है, इसको भी समय समय पर सरकारें जांच कर सकती हैं। यह अधिकार भी कानून के तहत सरकारों को दिया गया है। इसके अलावा यदि ये पाया जाता है कि कोई भी व्यापारी अनावश्यक रूप से किसी आवश्यक वस्तु का भंडारण कर रहा है तो उसको सीज करने के अधिकार भी प्राप्त है सरकार को। उन आवश्यक वस्तुओं को ऐसे जमाखोरों के पास से सीज करके और उसको फिर उचित मूल्य पर बाजार में वितरित करना, ताकि जनता को सही मूल्य पर आवश्यक सामग्री जो है वो प्राप्त होता रहे। ये सारे अधिकार सरकारों के पास में है और ये कार्रवाइयां की जा सकती है। सर, ये एस्मा एक्ट क्या है और इसकी क्या महत्वता है? जी देखिए, एस्मा एक्ट जो कि एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट है, जी जी, ये एक्ट जो है जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं उनको हड़ताल पर जाने से रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया गया था। ऐसी जो भी सर्विसेज हैं जिनमें यदि कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाए तो आवश्यक जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो बाधित होने की संभावना यदि है या पूर्ण रूप से जो है बंद हो जाने की संभावना यदि है, तो ऐसे सर्विसेज को चिन्हित करना और उनके कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से प्रतिबंधित करना, ये इस कानून का उद्देश्य है। यदि किसी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित किया जाता है इस कानून के तहत, तो अधिकतम 6 महीने के समय के लिए एस्मा अधिनियम उस सेवा के ऊपर लगाया जा सकता है। 6 महीने के बाद यदि ये पाया जाता है कि अब वो सेवा आवश्यक नहीं रहा तो उस पर से ये कानून हटा लिया जाता है। जी। लेकिन जब किसी भी सेवा के ऊपर एस्मा अधिनियम लागू कर दिया जाता है तो उस दौरान जो 6 महीने का समय है, उस समय के अंदर यदि कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है या दूसरों को उकसाता है हड़ताल पर जाने के लिए, तो ऐसे कर्मचारी को सबसे पहले तो उस हड़ताल को अवैध घोषित किया जाएगा। दूसरे, जो भी हड़ताल पर जाता है या दूसरों को उकसाता है उसको दंड भी दिया जाएगा इस अधिनियम के तहत। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।